क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2 समुच्चयों के प्रकारों के बारे में यहाँ बताया गया है। हम उसे समझ लें। पहला है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। तो इसकी परिभाषा है ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि हमें कोई समुच्चय इस प्रकार से दिया गया है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, एक ऐसा समुच्चय जो खाली है, तो ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है, नल सेट। और उसे हम इस संकेत से दिखाते हैं। हमने दोनों तरफ ब्रैकेट बना दिए और बीच में कोई भी अवयव नहीं है, ये समुच्चय खाली है। इसे एक और संकेत है फाई, 0 लिख के उसको इस प्रकार बीच में से क्रॉस कर दो तो ये रिक्त समुच्चय का संकेत होता है, इसे हम फाई कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या हो गया? एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे कि हमें यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, समुच्चय ए, यहाँ पर कोई भी अवयव नहीं है इस समुच्चय में, तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण हमें दिया गया है, ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसे सारणीबद्ध रूप में हम पहले बदलेंगे। हमें दिया गया समुच्चय x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लेना है, लेकिन कंडीशन दी है कि x छोटा है 3 से, साथ ही साथ x बड़ा है 5 से। तो हमें ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है जो 3 से छोटी हो और 5 से बड़ी हो एक ही बार में। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही बार में कोई संख्या ऐसी हो जो 3 से छोटी भी हो और 5 से बड़ी भी हो, तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा। ये एक रिक्त समुच्चय है। तो समुच्चय बी को हम इस प्रकार से लिख देंगे, ये एक रिक्त समुच्चय है, या इसको हम फाई से भी दिखा देंगे। ये भी रिक्त समुच्चय को डिनोट करता है। इसके बाद आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। इसकी परिभाषा है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। यदि हमें कोई समुच्चय ऐसा दिया है जिसके अवयवों को हम गिन सकें, काउंटिंग कर सकें, तो ऐसा समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए हमें एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसके अवयव हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसमें अवयव कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम इसके अवयवों को गिन सकते हैं, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चयों के अवयवों की संख्या को लिखने का तरीका यह होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। समुच्चय ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है। इस तरीके से हम उसके अवयवों की संख्या भी लिख देंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, समुच्चय बी दिया हुआ है, इसके अवयव दिए हुए हैं 1, 2, 3 डैश 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 डैश। ये तो अनंत हैं इसके अवयव, इसके अवयवों को तो हम गिन ही नहीं सकते। तो ये उदाहरण है परिमित समुच्चय नहीं होने का। तो फिर ये क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है। इसको हम आगे समझते हैं। अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। परिभाषा ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वो जिसका भी हमने उदाहरण देखा था। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लिख दें। समुच्चय भी हमें दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 डैश डैश डैश। चूँकि यहाँ पर अवयवों की संख्या अनंत है, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। इसके बाद आता है समान समुच्चय, इक्वल सेट। परिभाषा ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक समान अवयव हों, समान समुच्चय कहलाते हैं। अभी एक समान अवयव से क्या मतलब होता है? हमें दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी। समुच्चय ए के अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। बी के अवयव दिए गए हैं 3, 1, 4 और 2। तो जो अवयव समुच्चय ए का है वो यदि बी में भी है, और जो अवयव समुच्चय बी में है वो यदि समुच्चय ए में भी है, तो ऐसे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाएंगे। हम यहाँ पर देखें, ए का अवयव 1 बी में है, 2 ये भी बी में है, 3 बी में है, 4 बी में है। अब बी के लिए चेक करें, बी का अवयव 3 ए में है, बी का अवयव 1
वो ए में है, बी का अवयव 4 ए में है, 2 वो भी ए में है। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं और उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है ए बराबर बी। दूसरा उदाहरण देखें, समुच्चय ए के अवयव दिए गए हैं 1 2 3 4, समुच्चय बी के अवयव दिए गए हैं 1 2 3 5। तो ए का अवयव 4 बी में नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बी का अवयव 5 ए में नहीं है। यदि कोई एक भी अवयव हमें मिल गया जो दूसरे समुच्चय में नहीं है, तो वो समुच्चय समान समुच्चय नहीं कहलाते और उसको इस प्रकार से दिखाया जाता है कि ए समान नहीं है बी के। अब एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हमें इनमें से बताना है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसके लिए हमको बताना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याएं, हमें पता है कि विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 7 इस तरीके से। तो क्या ये संख्याएं 2 से भाज्य हैं? विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती, इसलिए ये समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा। ये एक रिक्त समुच्चय है, तो ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फिर दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 13 ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भाजित हों, अन्य किसी संख्या से नहीं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं सिर्फ धनात्मक ही होती हैं। तो उसने कहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, क्या इसमें कोई सम संख्या है क्या? तो ये एक संख्या है 2। यदि हम इसका अवयव बनाना चाहें, समुच्चय बनाना चाहें, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं रह जाएगा। इसलिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तीसरा है x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। कंडीशन दी है कि x छोटा होना चाहिए 5 से, साथ ही साथ x बड़ा होना चाहिए 7 से। तो क्या ऐसा संभव है? प्राकृत संख्या हमें पता है कि 1 से अनंत तक होती हैं, 1 2 3 4 डैश 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 1 से अनंत तक होती हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही समय में कोई संख्या 5 से छोटी भी हो जाए और 7 से बड़ी भी हो जाए? ऐसी तो कोई संख्या संभव है ही नहीं, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो ये एक रिक्त समुच्चय है। चौथा दिया है y, जबकि y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं? तो हम बना के देख लें। ये समांतर रेखाएं होती हैं और समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो चूंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु है ही नहीं, तो इसका जो समुच्चय बनेगा वो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि उसने दिया है कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु आना चाहिए। समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु आते ही नहीं, इसलिए इसमें कोई भी अवयव नहीं आ पाएगा, इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सेकंड क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है? तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, हमें बताना है कि ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है या अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, हम गिन सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरीके से कुल 12 महीने। तो ये परिमित समुच्चय है। फिर अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। तो चूंकि इसके अवयव अनंत तक हैं, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। हमने परिभाषा में देखा है यदि अवयव अनंत तक होते हैं तो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। फिर तीसरा दिया है 1 2 3 डैश 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 99 और 100 तक। तो 1 से स्टार्ट हुआ है और 100 तक के अवयव हैं, तो इनमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय हो गया। अगला दिया है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक संख्या ऋण अनंत से धन अनंत तक होती है। उसने कहा है कि धन पूर्णांक
1 2 3 से स्टार्ट हो गया, 100 के बाद भी जाएगा, 100 से बड़े उसने कहा है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक यहाँ से चालू हुए, 101 से लेके 102 103 और डैश डैश डैश, ये तो अनंत तक जाएगा। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ये अपरिमित समुच्चय है। फिर 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य संख्याएं हमें पता है, अभी हमने देखा था कि 2 3 5 7 11 13 इस तरीके से होती हैं। अभाज्य संख्याएं सिर्फ धन ही होती हैं, ये भी हमें पता है। और उसने कंडीशन दी है 99 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99, सपोज यहाँ पर 99 है, 99 से छोटी कोई संख्या 97 एक आती है। तो 2 से स्टार्ट हुई, 2 3 5 7 11 13 और भी आएंगी, 97 तक जा रही हैं। तो यदि हम इनको गिने तो संख्या निश्चित है। यदि आप पूरा बनाएंगे तो ऐसे 25 नंबर मिलेंगे आपको। तो एक निश्चित संख्या है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको बताना है, इसमें भी वही कि कौन से परिमित समुच्चय के उदाहरण है, कौन से अपरिमित समुच्चय के उदाहरण है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, क्या यह परिमित है या अपरिमित है। तो ये ग्राफ होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष के समांतर यदि हम खींचेंगे तो इस तरफ भी अनंत तक चली जाएंगी, इस तरफ भी अनंत तक चली जाएंगी। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अनंत तक जा रहा है, तो ये अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। अगला दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला AEIOU, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 5, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अगला दिया है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20, इस तरीके से ये अनंत तक जाएगा, 5 के गुणज। तो फिर ये अपरिमित समुच्चय है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या निश्चित है, उन्हें गिनना कठिन जरूर है, लेकिन वो अनंत नहीं है, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय परिमित समुच्चय है। पांचवा है मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ग्राफ में ये होता है मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। एक वृत्त इससे होकर जा रहा है मूल बिंदु से, और इसे कितने वृत्त जा सकते हैं, तो एक और गया, और कितने जा सकते हैं, तो एक और गया, और आप बनाना चाहें तो और आप बना दें, ऐसे आप बनाते रहेंगे। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनंत वृत्त होंगे, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। मतलब ये जो दो समुच्चय हमें दिए गए हैं ये समान समुच्चय है या नहीं। तो हम देखें कि यदि A का प्रत्येक अवयव B में है और यदि B का प्रत्येक अवयव A में मिलेगा तो समान होंगे, यदि नहीं मिलेगा तो समान नहीं होंगे। तो हम देखें यहाँ पर A का अवयव जो स्मॉल a है ये इसमें यहाँ पर मिलता है B में, स्मॉल b यहाँ पर B ये मिल रहा है, C मिल रहा है, D मिल रहा है। B के अवयव देखें A में मिलते हैं कि नहीं, तो D मिल रहा है, C मिल रहा है, B मिल रहा है, A मिल रहा है। A का प्रत्येक अवयव B में मिल रहा है, B का प्रत्येक अवयव A में मिल रहा है, तो A समान है B के। दूसरा सवाल है समुच्चय A के अवयव दिए गए हैं 4 8 12 16, समुच्चय B के अवयव दिए गए हैं 8 4 16 18। तो A का अवयव 4 मिल रहा है B में, 8 भी मिल रहा है, लेकिन ये जो 12 है ये B में नहीं मिल रहा। यदि एक भी अवयव ऐसा मिल गया जो किसी दूसरे समुच्चय में नहीं मिलता तो दोनों समुच्चय समान नहीं होते, इसको हम लिख देंगे A समान नहीं है B के। तीसरा समुच्चय दिया है, समुच्चय के अवयव दिए हैं 2 4 6 8 और 10, और B के अवयव हमको बनाने पड़ेंगे। ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको सारणीबद्ध रूप करना पड़ेगा। समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है x जबकि x सम धन पूर्णांक है और x से छोटा है या बराबर है 10 के।
तो धन पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं ऋण अनंत से धन अनंत तक होती है, उसने कहा धन पूर्णांक। धन संख्याएं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और फिर उसने कहा है कि हमें एक कंडीशन और दी है कि सम धन पूर्णांक, तो सम संख्याएं 2 4 6 ऐसी आएंगी, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से। फिर एक कंडीशन और दी है कि जो सम धन पूर्णांक संख्याएं हम ले रहे हैं वो 10 से छोटी या 10 के बराबर तक ही लेना है। तो 10 से छोटी और 10 के बराबर तक में सिर्फ यही संख्याएं आएंगी, 2 4 6 8 और 10। तो इसके अवयव क्या बन गए बी के? 2 4 6 8 और 10। अब आप तुलना करें समुच्चय ए और बी की। ए के अवयव भी वही 2 4 6 8 10 है, बी के भी वही 2 4 6 8 10 हैं, बिल्कुल एक समान है। तो ये ए बराबर बी, ए और बी समान समुच्चय हैं। चौथा दिया है एक्स, जबकि एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। संख्या 10 के गुणज समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, इसको हम सारणीबद्ध रूप में करें तो 10 20 30, 10 का पहाड़ा मतलब, तो ये अनंत तक गया। समुच्चय भी हमें दे रखा है 10 15 20 25 30। तो आप देखें कि ए के अवयव तो बी में मिल रहे हैं, लेकिन बी का अवयव जैसे 15 हुआ है 25 हुआ है, ए में नहीं मिल रहा। तो ए बराबर नहीं बी के, ए और बी समान नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? हमें दो समुच्चय दिए गए हैं, हमें वही बताना है कि ये समुच्चय समान है या नहीं है। समुच्चय ए के अवयव हमें दिए गए हैं 2 और 3, और बी को समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है कि एक्स, जबकि एक्स समीकरण एक्स की घात 2 धन 5 एक्स धन 6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसके अवयव इस समीकरण के हल आएंगे। तो पहले हम इस समीकरण का हल निकाल लें। यह हमें समीकरण दिया है x² + 5x + 6 = 0, वो हमने लिख दिया। किस तरीके से हल करते हैं इसको पता है आपको, पहले और अंतिम संख्या को गुणा करके यहाँ इस प्रकार से हम डायग्राम बना के लिख लेते हैं। तो कितना आ गया 6x²। फिर हमें दो संख्याएं ऐसी सिलेक्ट करनी है जिसका गुणा करने पे हमें 6x² मिले और जोड़ें या घटाएं तो धन 5x मिले। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं, एक तो 3x 2x होती है और एक 6x और x भी होती है। 3x 2x को गुणा करने पे 6 मिलता है और जोड़ने पे 5 मिलता है। ऐसे ही 6x और x इनका गुणा करने पे 6x² मिलता है और घटाने पे 5x² मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं चिन्हों की कि धन की आएगी या ऋण की आएगी, और इन दोनों में से कौन सी आएगी संख्या। तो चूंकि हमें गुणा धन में मिला है, इसलिए जिन दो संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं या तो वो दोनों धन की होंगी या दोनों ऋण की होंगी, तभी गुणा धन में आता है। तो अगर ये दोनों धन की हैं तो चेक करें कि क्या इस को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो दोनों धन की हैं, तो धन 3x धन 2x का गुणा धन 6x की घात 2, ये तो संतुष्ट कर रहा है। फिर धन 3x और धन 2x को जोड़ें तो धन 5x, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब कि ये जोड़ा आएगा। यहाँ पर देखें, यदि आप यहाँ पे इन्हीं जोड़े में अगर आप ऋण ले लेते तो ऋण 3x और ऋण 2x धन 6x की घात 2 गुणा तो देता, लेकिन ऋण 3x और ऋण 2x को यदि आप जोड़ते तो ऋण 5x आता, इसलिए ऋण चिन्ह नहीं आएंगे, दोनों धन के आएंगे। अब ये क्यों नहीं आएगा? बात वही आ गई, क्योंकि गुणा की जो वैल्यू है 6x² वो धन में आ रही है, तो या तो दोनों धन के होंगे या दोनों ऋण के होना चाहिए। यदि हम दोनों धन का लें इसको, तो गुणा तो 6x और x का गुणा 6x² आ गया, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 7x आता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब यदि हम इस दोनों को ऋण का ले लें तो ऋण 6x और ऋण x का गुणा धन 6x की घात 2 तो आता है, लेकिन ऋण 6x और ऋण x को यदि हम जोड़ें तो ऋण 7x आता है, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये संख्या नहीं आएगी। 3x और 2x इसके जोड़े के रूप में आएंगे। तो इसको हमने लिख दिया x², 5x को इन दो भागों में तोड़ के हमने लिख दिया, तो हो गया 3x + 2x + 6 = 0। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा x + 3, यहाँ से कॉमन निकल गया 2, तो x + 3। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? दोनों में x + 3 है, तो x + 3 कॉमन निकल गया। यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा +2। तो एक बार इसको x + 3 को 0 के बराबर रखें। समीकरण को इसी प्रकार से हल किया जाता है, आपने किया है इसको। तो ये x बराबर ऋण 3 आ गया एक उत्तर। तो पुनः यदि अब इसको 0 के बराबर रखें, x धन 2 बराबर 0, पक्षांतर किया तो x बराबर ऋण 2।
तो x के 2 मान आ गए, इसके 2 हल हो गए, एक तो ऋण 2 और एक ऋण 3। तो समुच्चय में 2 अवयव हैं। इस सवाल की हम बात कर रहे थे। इस समीकरण को जब हमने हल किया तो उसने कहा है कि x, जबकि एक समीकरण x की घात 2 धन 5 x धन 6 बराबर 0 का एक हल है। तो हल कितना आया? ऋण 2 और ऋण 3। तो अब बताएं, समुच्चय ए के अवयव थे 2 और 3 और बी के अवयव है ऋण 2 और 3। तो क्या ये बराबर हैं? ये बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धन 2 है, यहाँ पर ऋण 2 है। तो ए बराबर नहीं है बी के। दूसरा सवाल है, ए के अवयव दिए गए हैं एक्स, जबकि एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, FOLLOW। इसका हम समुच्चय बनाएं। हमें पता है कि एक अक्षर एक ही बार आता है, तो FO फिर L फिर L है, तो चूंकि एक बार L आ चुका है हम 2 बार नहीं लिखेंगे। फिर दिया है O, तो O एक बार आ चुका है, हम नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे W। तो ये समुच्चय ए के अवयव हो गए FOLW। अब समुच्चय बी के अवयव देखें Y, जबकि Y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, तो W लिख दें। एक बार आया है O, एक बार आया है लिख दें L, एक ही बार आया लिख दें F, एक ही बार आया है लिख दें। अब तुलना करें, समुच्चय ए का अवयव F बी में है, O बी में है, L बी में है, W बी में है। समुच्चय बी का अवयव W ए में है, O ए में है, L ए में है, F ए में है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए ए और बी समान समुच्चय हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, समान समुच्चय का चयन कीजिए। यह हमें समुच्चय दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 समुच्चय, उनके अवयव दिए गए हैं। सभी की एक दूसरे से तुलना करके हमको बताना है कि कौन सा समुच्चय युग्म समान है। जैसे कि ए का अवयव दिए हैं 2 4 8 12, तो क्या ये बी के समान है? क्या ए के अवयव बी में से नहीं मिलते, तो ए बी के समान नहीं है। क्या सी के समान है? क्या 4 है इसमें, 8 है, 12 है, लेकिन ए का अवयव 2 इसमें नहीं है सी में, ए सी के समान भी नहीं है। डी के समान है क्या? तो वो भी नहीं है। ई के समान, एफ के समान तो दिख ही नहीं रहा। इसी प्रकार से जी और एच के समान भी नहीं है, तो ए के समान तो कोई भी नहीं है। बी के अवयव 1 2 3 4, बी की तुलना करें ए से तो समान नहीं, हम पहले देख चुके थे। सी के समान भी नहीं दिख रहा। डी के समान, ए का अवयव समुच्चय बी का अवयव 1 यहाँ पर है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। डी के अवयव 3 इस समुच्चय बी में है, 1 है, 4 है और 2 भी है। तो बी और डी हमें समान मिल रहे हैं अभी, तो बी समान है डी के। क्या बी और किसी के समान है? ये इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है। सी को देखें 4 8 12 14, ए के समान नहीं था, बी के समान नहीं था, हमने देख लिया, इसमें से और किसी के बराबर नहीं है। डी को तो हम देख चुके हैं कि डी समान है बी के, तो बी बराबर डी लिखो या डी बराबर बी, एक ही बात है। फिर ई -1 और +1, तो -1 और +1 यहाँ पर जी के बराबर है। यहाँ पर हमें दिख रहा है -1 भी है, +1 भी है, तो ई के प्रत्येक अवयव जी में है, जी का प्रत्येक अवयव ई में है, तो ये ई और जी आपस में समान समुच्चय हो गए। एफ 0 और ए है, 0 और 1 है, नहीं है किसी के बराबर। एच 0 और 1 ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ 2 समुच्चय युग्म ऐसे मिले जो आपस में बराबर हैं, बी बराबर डी और ई बराबर जी। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।